हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब तक जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिए, आई थिंक आपको बखूबी समझ आ चुके होंगे। अगर कोई फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कल मैंने आपको करवाया था लॉ ऑफ मास एक्शन, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मैंने आपको केसी की इक्वेशन ड्राइव करना सिखाई थी। केसी कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर केसी फॉर जनरल रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके लिए भी हमने क्या काम करना है, केसी की इक्वेशन डिराइव करनी है। और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछली जो हमने इक्वेशन देखी थी या पिछला रिएक्शन जो हमने देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें, ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और सी और डी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी का जिक्र कर रहा है। ये असल में क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स को ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह पिछली इक्वेशन में, पिछले रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन की इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ मास एक्शन की इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो तकरीबन यहाँ तक तो डेफिनेशन वैसी की वैसे है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखें, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो ए, कैपिटल ए है और कैपिटल बी है। और अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हों तो उसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, कैपिटल सी और कैपिटल डी। इस पॉइंट तक वो ये कहना चाह रहा है कि रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब, रिएक्टेंट्स की मतलब समझो ए और बी की या सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसका कहने का मकसद ये है कि अगर हम ए और बी के एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब ले लें, का प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन का हम हासिल ज़रब ले लें, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मतलब क्या है कि जब हम रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब लेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा ये हासिल ज़रब आएगा उतना ही तेज़ी से रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो रहा होगा। और जितना कम जो है इनका प्रोडक्ट आएगा, मोलर कंसंट्रेशन का जो हासिल ज़रब आएगा उसकी अगर कीमत कम आएगी, ठीक है, तो रिएक्शन भी कम रफ्तार से होगा, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब ले लें, वो जितना ज़्यादा आता है रिएक्शन तेज़ रफ्तारी से होता है, ठीक है। और अगर हम रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब लें तो वो अगर कम आ जाए तो रिएक्शन भी आहिस्तगी से होता है, चूँकि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ का वर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ेगा, मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो रिएक्शन की का रेट भी बढ़ेगा। अगर मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन का रेट या रफ्तार भी कम हो जाएगी। फिर आगे वो कह रहा है रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। इसमें सिर्फ आपने एक काम ये करना है, ये जो हमारे पास है ना, नंबर ऑफ मोल्स को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, कैपिटल स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, इन मोल्स को आपने पावर की सूरत दे देनी है, ठीक है, पावर की एक शक्ल दे देनी है, ठीक है, बशर्ते कि हमारे पास इक्वेशन क्या हो, बैलेंस्ड हो, ठीक है। केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या हो, बैलेंस्ड हो। बैलेंस होने का मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स
रिएक्टेंट की तरफ मौजूद हों उतने ही रिएक्टेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट की तरफ मौजूद हों, मतलब दोनों तरफ मोल्स की तादाद बराबर हो। तो देखें, ये तमाम डेफिनेशन का जो ख़ुलासा है वो हमने इस एक इक्वेशन में डिस्क्राइब कर दिया है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस के, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस के। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में बी लिख दिया। ठीक है, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँगा तो मैं ए और बी ही लिखूँगा। सिर्फ एक काम यहाँ पर एक्स्ट्रा करना है, ये जो हमारे पास मोल दिए हुए हैं, ठीक है, स्मॉल ए में, तो आपने इसको एक पावर की सूरत दे देना है। ठीक है, और ये जो हमें कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी जो है के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, इसको भी हमने एक पावर की सूरत दे देनी है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म कर देना है और एक कांस्टेंट लगा देना है। कौन सा? के एफ़ का। के एफ़ के बारे में मैंने बताया था, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सारा का सारा देखें, आपको इक्वेशन वैसी की वैसी नज़र आ रही है जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी। सिर्फ आपने ये स्मॉल ए है जो कि नंबर ऑफ मोल्स को ज़ाहिर कर रहा है, आपने इसको एक पावर की सूरत दे देनी है। ए के ऊपर कैपिटल ए के ऊपर स्मॉल ए और कैपिटल बी के ऊपर स्मॉल बी। इस तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की भी आपने इक्वेशन बना देनी है। ये देखें, ये रिएक्शन आपका जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेगा, तो आपने सी और डी लिख देना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाकर सी और डी को आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देना है। और सी के साथ मोल हैं स्मॉल सी, कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी है, आपने इसको पावर की सूरत दे देनी है। और कैपिटल डी के साथ स्मॉल डी की पावर है, आपने इसको भी पावर की सूरत दे देनी है। ठीक है, तो असल में ये दो इक्वेशन जो हैं, ये वाली दो इक्वेशंस, ठीक है, ये इस डेफिनेशंस को ही मैंने एक इक्वेशन की सूरत दे दी है। ठीक है, फिर आपने क्या काम करना है, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म कर देना है, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म कर देना है और क्या लगा देना है, एक कांस्टेंट लगा देना है के आर का। ठीक है, आप के बी भी लिख सकते हैं, पी का मतलब बैकवर्ड, आर का मतलब रिवर्स, एक ही बात है। ठीक है, के आर यहाँ क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा। सी की पावर सी और डी की पावर डी, कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी और कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनी, इस डेफिनेशन को देखकर हमने जो है ये इक्वेशंस बना दी और यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन की इम्प्लीमेंटेशन हुई। अब हमें पता है डायनामिक इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है। जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उसी रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। और एक वक्त आता है मतलब दोनों की रफ्तार बराबर हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको एक ग्राफ में समझाया था। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम पर। तो हमने इसकी इक्वेशंस पुट कर दी पीछे से देखकर। इसकी इक्वेशन आई थी के एफ ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी, और इसकी इक्वेशन आई थी के आर सी की पावर स्मॉल सी डी की पावर स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ करना है। के आर को के एफ़ के नीचे ले जाना है और ए बी को जो है सी डी के नीचे ले जाना है। ठीक है, हमें पता है के एफ़ ओवर के आर क्या होता है, ये के सी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया था। बाकी सब कुछ आपने वैसे का वैसे लिख देना है। सी की कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी, कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी, कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए और कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। तो ये आपने जो है यहाँ पर पुट कर देने के बाद एक इक्वेशन बना के दिखा देनी है के सी की। तो ये हमने टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, एक के सी की इक्वेशन बना ली है इस रिएक्शन के लिए, जिसे हम कह रहे हैं एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले टॉपिक की तरह है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसको पावर बना देना है, मतलब जो मोल्स हैं उसको आपने पावर की सूरत दे देनी है बस। बाकी सारा का सारा कंसेप्ट वैसे का वैसा ही है। तो आई थिंक आज का टॉपिक
आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा, फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।